जो चीज़ लीगल है कोई ज़रूरी नहीं कि वो एथिकली और मोरली भी सही होगी। इवन देखो हिटलर ने जो भी कुछ किया ना वो सब लीगल था, बट हिटलर ने क्या किया बताने की जरूरत है आपको। हिटलर ने देखो कानून बना के ज्यूज से उनके राइट्स छीन लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीन लिया, उनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ। बाकी अपोजिशन पार्टीज को कानून का सहारा लेके इलीगल करार दे दिया। इवन हिटलर के खिलाफ में प्रोटेस्ट करना भी पॉसिबल नहीं था, वो गैर कानूनी था। मतलब हिटलर सत्ता में आया और उसने ऐसे कानून बनाए जो उसको फायदा पहुंचाते हों। बाद में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की सहायता से कितने ज्यूज को मारा गया, 60 लाख। तो अक्सर देखो विभिन्न देशों में ना ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जो एथिकली गलत होते हैं। आप यहां पे एग्जाम्पल दीजिए ब्रिटिश कॉलोनियल इरा का। उस समय ना उन्होंने सोल्ट से संबंधित एक कानून बनाया था कि इंडियंस के लिए सोल्ट को इकट्ठा करना, बेचना ये गैर कानूनी है। अब देखो कानून की शक्ल दे दी उन्होंने इस चीज को, बट क्या ये एथिकली सही था? नहीं, मजबूर किया जा रहा था कि इंडियंस को कि आप ब्रिटिशर से सोल्ट परचेज कीजिए, और जो गरीब लोग थे उनको सोल्ट इकट्ठा करने की इजाजत नहीं थी। अगर वो करते तो ये गैर कानूनी था। आप अपने हिसाब से एग्जांपल्स दीजिए कोई एक ऐसी चीज जो लीगल तो है लेकिन एथिकली रोंग है। यूपीएससी ऐसी चीजें पूछती है और पूछ भी रखी है। यूपीएससी ने पास्ट में शायद 2015 में पूछा था, आप चेक कर लीजिएगा। तो आप एग्जांपल्स दीजिए, आपकी नजर में कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं इंडिया में जो चीज लीगल है बट एथिकली गलत है। डेट आज की 5 मार्च 2024 है। 3 इश्यूज काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस से सी राजा मोहन का आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित। दूसरा आर्टिकल डब्ल्यूटीओ से संबंधित है। हिंदू समेत कुछ दूसरे न्यूज़पेपर्स को कंबाइन करके डब्ल्यूटीओ का ये इशू डिस्कस करेंगे। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी आबू धाबी में, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया, कोई खास आउटकम नहीं निकल के आई। तीसरा, सरनेम में क्या है, महिलाओं के साथ सरनेम चूज करने में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। जबरदस्त डिस्कशन होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पाकिस्तान में ना हाल ही में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। इलेक्शंस के बारे में बोला गया कि वैसे तो देखो पाकिस्तान का हर इलेक्शन ही रिग्ड होता है, मतलब धांधलेबाजी होती है हर एक इलेक्शन में। लेकिन पाकिस्तान में 2024 के जो इलेक्शंस थे ना, अभी तक के सबसे ज्यादा गड़बड़ी वाले इलेक्शन थे। इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको जेल में बंद किया हुआ है, काफी सारे मुकदमे उनके खिलाफ लगाकर, उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ इनजस्टिस हुआ ऐसा आरोप लगता है। और एक ऑफिसर तो ऐसे भी थे जिन्होंने आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन है और वहां के जो जज हैं उन्होंने मिलकर धांधलेबाजी करवाई। इतनी धांधलेबाजी के बाद पाकिस्तान में किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं हासिल हुई, तो कोalition गवर्नमेंट बनी और कोalition गवर्नमेंट से प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। अब देखो काफी सारे क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, क्या अब इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस में नरमी आएगी? क्या अब दोनों देशों के रिलेशंस इंप्रूव होंगे पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनने के बाद? क्योंकि देखो शहबाज शरीफ ने ना अपनी स्पीच में यह बोला कि वो अपने सभी नेबर्स के साथ में रिलेशंस इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बोल दिया कि कश्मीर इशू को वो जोर शोर से उठाएंगे और कश्मीर के लोगों को लिबरेट करवाएंगे। मतलब कश्मीर इशू को अभी भी पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राइटर देखो ये कहते हैं शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने वाली है। वैसे देखो क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों इंप्रूवमेंट नहीं आने वाली है दोनों देशों के रिलेशंस में। देखो सबसे पहली चीज ये है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है इंडिया के साथ में। हालांकि पाकिस्तान को ज्यादा चिंता करने की जरूरत है अफगानिस्तान बॉर्डर पर, क्योंकि बरसों तक पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया कि तालिबान कैसे ना कैसे करके सत्ता में आ जाए, और तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आ भी गया। लेकिन वही तालिबान आज पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है, पाकिस्तान के अगेंस्ट तहरीक तालिबान को सपोर्ट कर रहा है,
बॉर्डर पर टेंशंस क्रिएट कर रहा है। तो पाकिस्तान के ज़्यादा चैलेंजेस बल्कि अफगान बॉर्डर पे हैं, ना कि इंडिया के बॉर्डर पे। और जब देखो हमारे देश में आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया था ना, तो ना पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि अब पाकिस्तान इंडिया के साथ तब तक एंगेज नहीं करेगा जब तक कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसे रीस्टोर नहीं किया जा सकता। राइटर कहते हैं देखो वैसे तो 2021 में जब बाजवा आर्मी चीफ थे ना, तो 2021 में बाजवा ने भारत के साथ सीज फायर साइन करवाया बॉर्डर पे। मतलब सीज फायर साइन तो पहले ही था लेकिन वो एक्टिव नहीं था, फिर से इसे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवाया। तब से लेके अभी तक बॉर्डर पे पीस है, रह के गोलियां नहीं चलती हैं। तो उस समय ना 2021 में जब ये सीज फायर रिवाइव हुआ था, तो उस समय भी ना बाजवा फर्दर इंडिया के साथ में एंगेज करना चाहते थे, बट इमरान खान ने वीटो कर दिया। इमरान खान ने कहा कि नहीं, जब तक इंडिया स्पेशल स्टेटस नहीं रिस्टोर करेगा 370 के तहत, तब तक हम इंडिया से एंगेज नहीं करेंगे। अब देखो इंडिया को यह बोलना कि आप 370 वाला स्पेशल स्टेटस रिस्टोर कर दो, ये तो इम्पॉसिबल मांगने वाला है, इंडिया से होना ही नहीं वाला है ऐसा। तो पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे वो फुलफिल नहीं कर सकता है। अब पाकिस्तान कैसे फेस सेव करेगा वो वाली बात है। अगर स्ट्रॉन्ग मैंडेट होता ना शहबाज शरीफ के पास में, जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी खुद की सरकार आती, फुल मेजोरिटी होती, चलो वो फिर भी अपने दम पे डिसीजन ले लेते। अब देखो अलायंस वाली सरकार है और अलायंस वाली सरकार अपनी इस बात पे मुकरेगी कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कि इंडिया से हम तब तक नहीं डील करेंगे, उसकी संभावना कम है। मतलब समझ गए ना आप? मतलब ये है अभी के जो आर्मी चीफ है ना असीम मुनीर, या फिर पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, दोनों इतने पॉपुलर नहीं है कि वो जनता को कन्विंस करवा पाए कि भाई भारत के साथ में एंगेजमेंट जरूरी है, इसलिए कश्मीर इशू को अभी बैक बर्नर में डाल देते हैं। नहीं, इतने पॉपुलर ये लोग नहीं हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो पाकिस्तान जो हमेशा इंडिया से ऑब्सेस्ड रहता है, अब पाकिस्तान को ना रियलिटी स्वीकार कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान को नई रियलिटी स्वीकार करने में दिक्कत आ रही है। आप कंपेयर करके देखिए, इंडिया की एग्रीगेट जीडीपी है 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स की, और पाकिस्तान की एग्रीगेट जीडीपी कितनी है 350 बिलियन डॉलर्स की, और ये गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। इंडिया की इकोनॉमी आज के समय में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का आप देख लीजिए, आईएमएफ से बार बार पैसों की गुहार कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है जबरदस्त क्राइसिस में है। इवन पहली स्पीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने यह बोला, देखो हमारे पास में 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम जिंदगी भर अपना सर झुका के चलें क्योंकि हम पैसे मांगते रहते हैं सभी देशों से, या फिर हम हमारे देश में रिफॉर्म्स लेके आएं और देश की इकोनॉमी को ठीक करें। देखो जाहिर तौर पे दूसरा ऑप्शन सही है, रिफॉर्म्स लेके आएं, लेकिन पाकिस्तान में रिफॉर्म्स लाना इतना आसान नहीं है। रिफॉर्म लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इंडिया ने क्या किया था 1990-91 में जब रिफॉर्म आए थे, उस समय इंडिया ने टैक्स बेस को इंक्रीज किया था, रुपी को डिवैल्यूएट किया था, एफडीआई के लिए ओपन कर दिया था देश को, जो लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं उनको बेच दिया था। तो ये सब चीजों की आवश्यकता होती है रिफॉर्म लाने के लिए, बट पाकिस्तान की सरकार ना विलिंग नहीं है इतने रिफॉर्म लाने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप टैक्स इंक्रीज करने की बात करते हो ना, तो फिर जनता चिल्लाने लगती है। और जैसे मैंने आपको बताया, इनके पास में स्ट्रॉन्ग मैंडेट नहीं है पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर के पास कि जनता चिल्लाए भी तो वो सहन कर जाएं। इतने पॉपुलर नहीं है वो, ना ही इतनी सीट्स हैं उनके पास में। और इवन अभी अलायंस वाली सरकार है, और अलायंस वाली सरकार में जो सहयोगी दल है ना, पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो बिलावल भुट्टो और जरदारी वाली पार्टी है, वो मानती नहीं है इस बात पे कि हाँ कड़वे रिफॉर्म्स लेके आए इकोनॉमी को सुधार करने के लिए। वो कहते हैं कि नहीं भाई चलने दो जैसा चल रहा है। तो कहने की बात है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में रिफॉर्म आएंगे, और रिफॉर्म आ भी गए ना तो भी देखो 10 साल लगते हैं। इंडिया को भी ना 10 साल लगे थे रिफॉर्म के बाद इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में। तो पाकिस्तान में आज रिफॉर्म आ भी गए, जिसकी संभावना वैसे बहुत कम है, आ भी गए,
तो 10-15 साल बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक होगी। तब तक तो पाकिस्तान को आईएमएफ जैसे संस्थानों से पैसे मांगते रहना होगा। और वैसे देखो, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि पैसा लेने के बाद पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है। जैसे आईएमएफ भी बोलता है ना कि आप हमसे लोन तो ले लीजिए, ये रिफॉर्म लेके आइए अपनी इकोनॉमी में। पाकिस्तान पहले तो हाँ कर देता है कि हाँ हम रिफॉर्म लेके आएंगे, लेकिन पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करता है। अब इसके बाद बात करें इंडिया की। देखो, भारत देश की बात करें ना, इंडिया के लिए आज पाकिस्तान प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से अब काफ़ी आगे जा चुका है। पाकिस्तान पे ध्यान देना मतलब टाइम वेस्ट करना, डिप्लोमेसी की एनर्जी को वेस्ट करना। तो इंडिया के आज एम्बिशंस जो है ना, ग्लोबल एम्बिशंस हैं, रीजनल एम्बिशंस हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के लिए बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं है। आज के समय में प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में ना, इंडिया की पॉलिसी ये है पाकिस्तान के संदर्भ में कि भाई रिश्ते जैसे डीफ्रीज्ड है ना, कोई एंगेजमेंट नहीं है पाकिस्तान के साथ, इसको ऐसे ही चलते रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले ना थोड़े समय के लिए भी इंडिया और पाकिस्तान की बातचीत नहीं होती थी ना, तो इंडिया से ये आवाज़ें उठने लगती थी कि नहीं नहीं, पड़ोसी देशों के साथ सहयोग जरूरी है, दोनों देशों को फायदा होगा। लेकिन अब भारत सरकार की पॉलिसी ऐसी हो गई है कि नहीं यार, डालो पाकिस्तान को ठंडे बस्ते में और बस नो एंगेजमेंट, कुछ मत, जैसे हैं रिश्ते वैसे ही ठंडे बस्ते में रहने दो, हमें कोई प्रयास नहीं करना है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि देखो, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं होंगे, उसका एक रीज़न ये भी है कि अभी ना इमरान खान जेल में हैं और उनकी पार्टी की सीट्स आई हैं। हालांकि इनके जो कैंडिडेट्स थे वो इलेक्शन सिंबल बैट पे नहीं लड़े, एज ए इंडिपेंडेंट लड़े, बट इमरान खान के नाम पे लोगों ने वोट दिए हैं और सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं। दिक्कत ये है कि अभी ना पाकिस्तान के आर्मी चीफ हों या फिर पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, दोनों को ना इनसे उलझना है इमरान खान से, क्योंकि पॉपुलैरिटी इनकी इतनी ज़्यादा है, इनको भुला नहीं पा रही है जनता। तो फिर इमरान खान जेल में बैठे भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जैसे प्रोटेस्ट बुलवाएंगे। इससे पाकिस्तान में ना इंटरनल इंस्टेबिलिटी भी रहेगी, समझ गए? तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। आज पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है ना, डीप स्टेट जिसमें पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ की जुडिशरी, ये सब आते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी ना बिल्कुल लोएस्ट पे चल रही है। पाकिस्तान की मिलिट्री की तो बहुत इज्जत है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में कुछ ऐसे हुआ है जब से वो इमरान खान से भिड़े हैं कि पाकिस्तान की आर्मी की क्रेडिबिलिटी भी कम हुई है। पहले तो देखो, पाकिस्तान की मदद कई बार चाइना और यूएसए जैसे देश कर दिया करते थे, लेकिन अब ना तो यूएसए पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है, क्योंकि यूएसए अफगानिस्तान को छोड़ के जा चुका है। यूएस को अभी पाकिस्तान से कुछ भी नहीं चाहिए, और चाइना को भी लगता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी सारे अटैक भी किए गए हैं ब्लूच इंसर्जेंट्स के द्वारा। और गल्फ में पाकिस्तान के जो मित्र देश पहले हुआ करते थे ना, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब, ये तो देखो आज के समय में ना इंडिया के ज़्यादा दोस्त हैं बजाय पाकिस्तान के। तो अलग थलग पड़ गया है पाकिस्तान। एक तरफ जहां अपने इंटरनल क्राइसिस से जूझ रहा है, वो क्राइसिस ना सिर्फ पॉलिटिकल हैं बल्कि इकोनॉमिकल भी हैं, और दूसरी तरफ जहां इंडिया से एंगेज करके पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने अनरियलिस्टिक गोल रख दिया है जनता के सामने कि जब तक इंडिया 370 के तहत स्पेशल स्टेटस रिस्टोर नहीं करेगा, हम एंगेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान के लीडर्स को भी पता है ये नहीं होने वाला है, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी बात ये है कि वो जनता को क्या मुंह दिखा के इंडिया से एंगेज करें, ये पाकिस्तान के लीडर्स को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की आउटकम से संबंधित है। सिलेबस में देखो, आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO की आबू धाबी में आयोजित हुई, लेकिन ना इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आया। किन किन इश्यूज पे चर्चा हुई जो इंपॉर्टेंट थे लेकिन आउटकम नहीं निकली कोई, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। एक तो देखो, सबसे ज़्यादा जो सुर्खियों में भी है, किसान प्रोटेस्ट चल रहा है। किसानों की एक मांग ये है कि WTO से इंडिया बाहर आ जाए। देखो, इंडिया ना, हमारे देश में आपको पता है किसानों को काफ़ी
सपोर्ट देता है, सब्सिडी देता है। जैसे देखो फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी मिलती है किसानों को, कुछ राज्यों में बिजली सब्सिडाइज्ड मिलती है, पानी सब्सिडाइज्ड मिलता है, अनेकों तरह के फायदे सरकार किसानों को पहुंचाती है और बाद में राइस और वीट का प्रोक्योरमेंट भी करती है। अब ना इससे ना दूसरे देशों को शिकायत है, जैसे थाईलैंड जैसे देश हैं, ये कहते हैं कि इंडिया तो अपने किसानों को इतनी इतनी सब्सिडी देता है, इस वजह से इंडिया से राइस का एक्सपोर्ट सस्ते दाम पे हो पाता है। समझ गए? क्योंकि इंडिया ने अपने देश में किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी दी, तो इस वजह से राइस जो प्रोड्यूस हुआ उसके दाम रिलेटिवली कम। अब वही राइस अब दूसरे देशों में जब बिकने के लिए जाएगा, इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, तो फिर दूसरे देशों का जो राइस है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि थाईलैंड जैसे देशों ने तो अपने किसानों को सब्सिडी दी नहीं। तो इस चीज को लेके ना थाईलैंड जैसे कुछ और देश भी हैं, इन्होंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसका नाम है केरन ग्रुप। यह ग्रुप कहता है कि इंडिया जो प्रोक्योर करता है ना किसानों से राइस एंड वीट और इसके अलावा दूसरी सब्सिडीज देता है, यह गलत है, इंडिया को यह नहीं करना चाहिए, इससे ट्रेड डिस्टोर्ट होता है। ट्रेड डिस्टोर्ट ऐसे होता है, थाईलैंड जैसे देश कहते हैं हमारा तो राइस फिर बिकता ही नहीं, एक्सपोर्ट ही नहीं होता, क्योंकि इंडिया ने सब्सिडी दी है, इंडिया का राइस सस्ता है, उनका राइस ज़्यादा बिकेगा सस्ता होने के कारण, और हमारा राइस नहीं बिकता। वैसे देखो WTO का एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है जिसमें यह बोला गया है कि कोई भी देश अपने किसानों को किसी प्रोडक्ट पे सब्सिडी देता है ना, वो देखो जितना प्रोड्यूस हुआ है ना उसकी वैल्यू का 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकता। जैसे राइस जितना प्रोड्यूस हुआ हमारे देश में उसकी वैल्यू 100 रुपये है, तो 100 का 10% कितना, सिर्फ 10 रुपये की सब्सिडी इंडिया दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। जबकि डेवलप कंट्रीज के लिए यह आंकड़ा 5% का है। बट इंडिया ने ना जो सब्सिडी दी ना किसानों को वो 10% से ज़्यादा दी, मतलब राइस की प्रोडक्शन जितनी हुई है उसकी टोटल वैल्यू और उसका 10%, उससे ज़्यादा सब्सिडी इंडिया ने किसानों को दी है। इसलिए ये थाईलैंड जैसे देश और भी ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। इंडिया ने सब्सिडी दी 13.7%, लेकिन इंडिया का एक तर्क है, इंडिया का कहना है भैया आपका जो ये फॉर्मूला है ना जिसके बेस पे आपने सब्सिडी कैलकुलेट की है, ये फिक्स्ड एंड आउटडेटेड 1986-88 प्राइस पर डिपेंड करता है, तो आउटडेटेड फॉर्मूला है ये। इंडिया का कहना है आप इसे चेंज कीजिए। मतलब साफ है, इंडिया इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन उठा रहा है जिसके बेस पे सब्सिडी को कैलकुलेट किया जाता है। 2013 में ना बाली में जब समिट हुआ था ना, तो उस समय ना वो डेवलपिंग कंट्रीज जो ये 10% की लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं कि 10% से ज़्यादा सब्सिडी आप नहीं दे सकते, और जो डेवलपिंग कंट्रीज फॉर एग्जांपल इंडिया इस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं 13% सब्सिडी देकर, तो इनके लिए एक पीस क्लास आया था। पीस क्लास मतलब कि जब तक इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता तब तक ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी जो 10% लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। तो इंडिया तो क्रॉस कर रहा है, तो इंडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि ये पीस क्लोज आ गया था 2013 में। अब देखो ये पूरी कहानी सुनने के बाद में इस बार आबू धाबी में जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई ना, इंडिया कह रहा है कि भैया ये पीस क्लोज के सहारे हम नहीं जीना चाहते, कोई परमानेंट एग्रीमेंट होना चाहिए इस इशू पे, ताकि हमारे ऊपर ना तलवार ना लटकती रहे कि अभी तो आपने माफ कर दिया जब तक कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता, लेकिन फाइनल डिसीजन हो सकता है हमारे खिलाफ हो, तो इससे जल्दी से जल्दी इस इशू को रिजोल्व किया जाए, इस पे फैसला लिया जाए। और थाईलैंड जैसे देश भी इंडिया के विरुद्ध बोल रहे हैं कि ये पीस क्लोज गलत है, इंडिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इंडिया अपने किसानों को ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है। बात सिर्फ थाईलैंड की नहीं है, ऐसे 20 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया की इस पॉलिसी पे क्वेश्चंस उठाते हैं कि इंडिया अपने किसानों को MSP पे फसलें प्रोक्योर करता है, राइस एंड वीट, और बाकी फसलों के लिए MSP अनाउंस करता है। ये सारे देश हैं जो इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टा राइस, ये सब। इसके बाद राइटर कहते हैं इवन देखो फिशरीज का जो इशू है ना, जैसे विभिन्न देश फॉर एग्जांपल इंडिया फिशरीज सेक्टर के लिए भी काफ़ी सब्सिडी देता है। जैसे फिशरमैन को बोट ऑपरेट करने पे सब्सिडी दी जाती है, फॉर एग्जांपल फ्यूल उनके लिए चीप है। इसके अलावा
जहाँ से वो मछली पकड़ने जाते हैं, हार्बर वगैरह, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, वो अपनी बोट को मॉडर्नाइज कर सकें, इसके लिए सब्सिडी दी जाती है। अब कई सारे देशों का तर्क ये है, ये जो सब्सिडी है ना, इसकी वजह से फिशरमैन की जो कैपेसिटी है ना मछली पकड़ने की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो ओवर फिशिंग करने लगते हैं और मछलियों का जो पूरा स्टॉक है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए विभिन्न देश जो अंधाधुंध फिशरीज सेक्टर को सब्सिडी देते हैं ना, उसे रोकें ताकि फिशरीज का स्टॉक खत्म ना हो और सस्टेनेबल ढंग से फिशिंग को किया जा सके। बट इंडिया का तर्क ये है कि देखो, छोटे छोटे मछुआरों को सब्सिडी देना, उनको सपोर्ट करना जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो उनका लाइवलीहुड चला जाएगा। इंडिया इस बात को भी रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ, सस्टेनेबल फिशिंग तो जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज स्टॉक खत्म ही हो जाएगा। तो इस इशू पे कोई एग्रीमेंट नहीं निकला है। इंडिया कहना है कि डेवलपिंग कंट्रीज को छूट दी जाए, डेवलप कंट्रीज का कहना है नहीं, फिशरी सेक्टर में रिस्ट्रिक्शंस लगें सब्सिडीज पे सबके लिए बराबर, चाहे वो डेवलप कंट्री हो डेवलपिंग कंट्री हो। लेकिन इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। इसके बाद एक और इशू जिस पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, कस्टम ड्यूटीज फॉर ई कॉमर्स। अब जैसे देखो, हमारे देश के जो लोग हैं ना, वो यूएसए की कंपनीज या फिर दूसरे देशों की कंपनीज से बहुत सारे सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, म्यूजिक परचेज करते हैं, मूवीज परचेज करते हैं। अब है तो देखो ये एक प्रकार से इंपोर्ट ही ना, बट कोई भी कस्टम ड्यूटी भारत सरकार नहीं लगा पाती। कोई फिजिकल गुड इंपोर्ट किया जाता है, मान लीजिए मैं यूएसए से एप्पल का फोन इंपोर्ट करता हूं, तो उस पर तो सरकार कस्टम ड्यूटी लगा देती है। बट अब डिजिटल फॉर्म में ये जो आइटम है, सॉन्ग इंपोर्ट किया या फिर मूवी इंपोर्ट की, खरीदी, या फिर कोई सॉफ्टवेयर हमने परचेज किया यूएस की कंपनी से, अब ये भी इंडिया में आ रहे हैं। कायदे से इन पे भी कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए। बट 1998 के बाद से ही WTO के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि ये जो डिजिटल फॉर्म में आइटम्स है ना, इनके परचेज करने पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन इंडिया जैसे देशों को कहना है कि भैया इससे हमें बहुत रेवेन्यू लॉस हो रहा है। आज के समय में तो हर चीज़ डिजिटल फॉर्म में ही आ रही है, ई बुक्स भी डिजिटल फॉर्म में आ रही है, तो हमारे देश के नागरिक इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें इजाज़त दी जाए कि हम इस पर कस्टम ड्यूटी लगा सकें। लेकिन एक डर ये है कि इससे ई कॉमर्स प्रभावित हो सकता है। तो इंडिया का कहना है कि ठीक है भैया, चर्चा तो करो कम से कम। अभी देखो 2025 तक मोराटोरियम है कि ये डिजिटल फॉर्म में जो आइटम्स हैं इनके इंपोर्ट करने पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। तो इंडिया का कहना है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए ताकि एक बैलेंस इस्टेब्लिश किया जा सके, ई कॉमर्स भी प्रमोट हो और हमारा रेवेन्यू लॉस भी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी जो WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है ना, वो ठंडे बस्ते में है, क्योंकि WTO की जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाली बॉडी है ना, इसमें मेंबर्स की पोस्ट खाली पड़ी है पिछले 4 साल से। और यूएसए इस रेजोल्यूशन बॉडी में, WTO की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी में मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होने ही नहीं दे रहा है। तो उम्मीद थी कि इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कोई डिसीजन होगा, लेकिन नहीं हुआ। सिर्फ जेनेवा कॉन्फ्रेंस वाली बात को दोहरा दिया गया कि हाँ 2024 तक इस बॉडी को रिवाइव किया जाएगा, लेकिन एक्शन कोई नहीं लिया गया। दूसरे इश्यूज जैसे देखो, आज के समय में विभिन्न देश प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रहे हैं, अपने अपने देशों की कंपनीज को बचा रहे हैं, दूसरे देशों के माल इंपोर्ट करने से टैरिफ लगा रहे हैं, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई हैं। लेकिन क्या WTO कोई मेजर एक्शन ले इसका इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में? आंसर है नो, कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंडिया की एक सक्सेस जरूर रही इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में। डेवलप कंट्रीज ना इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पैक्ट लाना चाहते थे WTO के फ्रेमवर्क में। ये क्या है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पैक्ट? जैसे देखो, यूएसए की कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है, तो ये क्या है? ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए विभिन्न देश आपस में ना इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करते हैं। अब डेवलप कंट्रीज ना इसे WTO के फ्रेमवर्क में लाना चाहते थे कि ना सभी देशों के लिए इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पैक्ट के अंतर्गत गाइडलाइन सेम हो, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड रहे। बट इंडिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों को कहना था कि नहीं, अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी अपने डोमेस्टिक सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने की, तो इसे WTO के फ्रेमवर्क में आप नहीं लाइए, बायलेटरल
इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होती रहती हैं, वही सही है। WTO के फ्रेमवर्क में आप इसे मत लेके आइए। तो इंडिया ने ब्लॉक कर दिया साउथ अफ्रीका के साथ मिलके डेवलप कंट्रीज की ये चाल। ना सिर्फ डेवलप कंट्रीज बल्कि चाइना और बहुत सारे देश ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पैक्ट लाना चाहते थे। लास्ट में राइटर एक चीज ये बोलते हैं कि WTO अब देखो बहुत इनइफेक्टिव होता जा रहा है, किसी इशू पे एग्रीमेंट नहीं करवा पा रहा है, विभिन्न देशों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड डिवाइडेड है, पोलराइज्ड है, लेकिन WTO सिचुएशन को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है विभिन्न इकोनॉमिक इश्यूज पे और ट्रेड रिलेटेड इश्यूज पे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि WTO की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी आबू धाबी में, वो पूरी तरह से फेलियर साबित हुई और कुछ खास निकल के नहीं आया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट्स इन सरनेम। आप सिलेबस में GS पेपर 1 और GS पेपर 2 के इन टॉपिक्स के साथ आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज के समय में हम प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को सभी स्फीयर्स में इक्वल राइट्स मिले। हर एक वो एक्शन जो हायरार्की को जस्टिफाई करता है जेंडर में, या फिर जो पैट्रियर्कल माइंडसेट को लेजिटिमेट करता है, जस्टिफाई करता है, उसे हम छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में एक केस सामने आया, दिव्या मोदी टोंगिया, इन्होंने एक पिटीशन फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में। इनका ना अपने हस्बैंड के साथ में डाइवोर्स हो गया था। तो इनका कहना था कि देखो, मेरा शादी से पहले जो नाम था ना, मेडिन नेम, मैं वही फिर से लगाना चाहती हूं। तो ना उनको यह बोला गया सरकार के द्वारा, मतलब सरकार के रूल्स हैं इस संदर्भ में, कि अगर मैरिड वुमेन अपना पुराना नाम, पुराना सरनेम फिर से लगाना चाहती है ना, तो या तो उस महिला को अपने डाइवोर्स पेपर सरकार को दिखाने होंगे, या फिर हस्बैंड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। मतलब समझ गए आप? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिव्या मोदी, इनका पुराना नाम था शादी से पहले, जिस पर्सन से शादी हुई होगी उसका सरनेम टोंगिया था। मतलब जितना ये देख के समझ में आ रहा है, अदरवाइज वैसे भी आप समझ जाओगे, अगर फैक्ट ऊपर नीचे हुए तो भी एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। तो ना इनका हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया, तो इन्होंने बोला कि दिव्या ने कि मुझे भैया मोदी ही लगाना है, मैं टोंगिया नहीं यूज करना चाहती। तो सरकार की नोटिफिकेशन के अनुसार अगर आप टोंगिया छोड़ना चाहते हो तो या तो डाइवोर्स पेपर दिखाओ या फिर पति से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आओ। दिव्या ने मना कर दिया कि भैया क्यों, ये तो पूरी तरह से आप जेंडर बाइस्ड हो, मैं अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी थोड़ी हूं, उसका मेरे ऊपर क्या हक है कि मैं उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आऊं। रूल देखो ये बताता है कि जैसे हस्बैंड की प्रॉपर्टी है वाइफ की, हस्बैंड की अनुमति के बिना वाइफ अपना सरनेम नहीं चेंज कर सकती। इस चीज से दिक्कत है, इस वजह से पिटिशनर दिल्ली हाई कोर्ट में गई। नेक्स्ट हियरिंग अब देखो 28 मई को है। अपनी पिटीशन में दिव्या ने बोला है कि सरनेम को चेंज करना ये मेरा एक संवैधानिक राइट है, और अगर मैं अपना सरनेम नहीं चेंज कर पा रही हूं तो ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। इसके बाद राइटर बोलते हैं कई बार देखो ऐसा होता है कि जब भी महिलाएं कुछ अलग करने की कोशिश करती हैं ना, तो उन्हें हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। जैसे कई बार शादी के बाद महिलाएं जो हैं वो हस्बैंड का सरनेम नहीं लगाती, तो इस वजह से अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब कहाँ पूछे जाते हैं, जैसे जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाना हो, या फिर चाइल्ड का एडमिशन करवाना हो, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना हो, हर जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका सरनेम जो है वो हस्बैंड के सरनेम के साथ मैच क्यों नहीं हो रहा है। आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पे कास्ट बेस्ड हायरार्कीज अभी भी हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। तो कम से कम देखो जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक जेंडर के कारण ह्यूमिलिएशन का सामना ना करना पड़े, ये हमारे समाज को इंश्योर करने की आवश्यकता है। दोनों जेंडर्स को या फिर सभी जेंडर्स को, ना सिर्फ मेल फीमेल, दूसरे जो जेंडर्स हैं LGBT, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, और जेंडर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और जेंडर की कोई हायरार्की नहीं होनी चाहिए कि आप मेल हो तो आप ऊपर हो, आपकी मर्जी चलेगी, आप फीमेल हो तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी सरनेम डिसाइड करने में। ये सब नहीं होना चाहिए। इंडिया आज के समय में देखो ऐसे दौर से गुजर रहा है, महिलाओं की कंडीशन ठीक तो हो रही है लेकिन स्पीड काफ़ी धीमी है। आज भी ज़्यादातर महिलाएं अनपेड वर्क करती हैं घरों में,
महिलाएं क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, ये डिसाइड किया जाता है फैमिली में मैन के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस का कहना है ग्रेटेस्ट ह्यूमन राइट्स चैलेंज वर्ल्ड में अभी जो है ना, वो जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना है, महिलाओं और गर्ल्स को एम्पावर करना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। आज 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 15-15 मार्क्स के। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 150-150 वर्ड्स में आंसर्स देना है। पहला इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से संबंधित, और इसके बाद एग्रीकल्चर से संबंधित जो एग्रीमेंट है WTO में, जिसको लेकर विवाद चल रहा है इंडिया समेत दूसरे देशों के बीच में। फिर एक प्री का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी ने ना इंजीनियरिंग सर्विस वाले एग्जाम में पूछा था, WTO के फंक्शन से संबंधित। ध्यान से सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर सोच लिया आपने, 4 है, 1 2 3 सभी सही हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।